हाय एंड वेलकम टू द लीगल एंगल शो। मैं तुलिका आपकी होस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में जहाँ आपके लीगल प्रॉब्लम्स को मिलेगा एक सोल्यूशन। आई एम श्योर दिस शो इज हेल्पिंग यू विद योर लीगल सोल्यूशंस फॉर योर लीगल प्रॉब्लम्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो एक बार फिर से इस शो पे आए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इन द ईयर 2000 दिस लॉयर हैज बेल्ड आउट 30 एक्टिविस्ट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया in non-violable offense against Union Disinvestment Minister Shri Arun Shourie, and he was appointed as a president on 8/9/2008 of Nationalist Congress Party सेवा दल। आज हमारे बीच हैं इंद्रपाल बी सिंह कंपनी के फाउंडर एडवोकेट इंद्रपाल सिंह जी। हेलो सर, आपका फिर से एक बार इस शो में स्वागत है। थैंक यू। हमारे कॉलर्स के कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर का कौन सा लीगल इशू है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अभिषेक जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक फ्लैट बुक किया था 2 महीने पहले। मैंने 25% पे कर दिया था। अच्छा। उसके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसका डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते पहले ही मिल चुका था। ये टैक्स हमें रजिस्ट्री के टाइम देना चाहिए या अभी? अभिषेक जी, बिल्डर के नाम पे अगर रजिस्ट्री हो गई है तो आपको डरने की बात नहीं है कि जो लैंड है वो बिल्डर के नाम पे है और बिल्डर के पास टाइटल है। उसका रजिस्ट्रेशन ये प्रूव करता है कि बिल्डर के पास में उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे वो एक अथेंटिक और बोनाफाइड बिल्डर है। आपको जो वैट टैक्स देना है और जो आपको सर्विस टैक्स देना है, ये जो दोनों भी टैक्स हैं ये आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है। अभी ये टैक्स आप नहीं दें और अभी ये टैक्स बिल्डर ने डिमांड आपसे नहीं करना चाहिए। अगर अभी आप देते भी हैं तो वो उस वक्त काउंट होगा कि नहीं ये बोलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये बनता तब है जब आपके नाम पे फ्लैट रजिस्टर होगा, तब आपको वैट टैक्स देना है। अभिषेक जी, आशा रखती हूँ कि आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल गया होगा और हमारे व्यूवर्स भी ये ध्यान रखें कि कभी भी वैट या टैक्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही भरे। आइए देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर का क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी, मैं मुंबई से निखिल बात कर रहा हूँ। जी निखिल। क्या नाम बताया आपने? निखिल। निखिल। निखिल जी, अगर आप अर्नेस्ट मनी पेमेंट कर रहे हैं यानी कि थोड़ा ही अमाउंट दे रहे हैं तो उस वक्त बिल्डर आपको एक अलॉटमेंट लेटर देगा या रिसिप्ट देगा। अगर आप पेमेंट जो है ज़्यादा कर रहे हैं या एक पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट रजिस्टर होना ज़रूरी है। नोटरी की उसके अंदर कोई भी अहमियत नहीं है। तो आप जब भी कोई पेमेंट दें, अगर आपकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा है या वो पेमेंट पार्ट पेमेंट है, टोकन के अलावा पेमेंट है, तो आप उस फ्लैट को एग्रीमेंट जो है रजिस्टर कराएं। सब एश्योरेंस ऑफ रजिस्ट्रार के ऑफिस में। नोटरी अहमियत नहीं रखता है। तो निखिल जी और हमारे दर्शक मित्र, आप भी ये बात याद रखें कि डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। थैंक यू। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या सवाल है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने फ्लैट अपने रिलेटिव को रेंट पे दिया था। अच्छा। और हमारा घर फादर के नाम पे है। ओके। रिलेटिव 4 साल से रह रहे हैं और वो फ्लैट खाली नहीं कर रहे। जी हाँ, आपने बताया कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है और आपने ये जो फ्लैट है किसी रिलेटिव को दिया हुआ है। आपके बीच में कोई कागजात बने नहीं हुए हैं और ये जो रिलेटिव है फ्लैट खाली नहीं कर रहा है। इसमें आपके पास में सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि पहले तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उसके लीगल हेयर हैं। तो लीगल हेयर साबित करने के लिए आपको हाई कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको सूट फॉर पजेशन सिटी सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा और उसमें आप इसको इलीगल ऑक्यूपेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो अनऑथराइज तरीके से आपके फ्लैट में रह रहा है, उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपको डैमेजेस मिलेगा
और आपको पोजीशन भी मिलेगा। इसलिए आपको डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा कि आप लीगल हेयर हैं, या फिर आपको सूट फॉर पोजीशन सिटी सिविल कोर्ट में फाइल करना उचित होगा। आशा रखती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का कौन सा लीगल प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैंने थाने में एक फ्लैट बुक किया है। अच्छा। क्या मैंने बुकिंग करके गलती की है? अगर की है तो मेरा पैसा वापस कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बॉम्बे में भी देख लीजिए तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है। ऐसा ही थाने का भी स्थिति है। थाने में भी मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और उसका लीज पीरियड 30 ईयर्स, 60 ईयर्स, 99 ईयर्स, इस तरह का लीज पीरियड है, आपको लीज डीड देखनी पड़ेगी। अगर आप लीज डीड देखते हैं कि उसमें पीरियड कितना है, 30 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, 99 ईयर्स है, ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं। आपने फ्लैट बुक करके कोई गलती नहीं की है। अगर आप पैसा वापस चाहते हैं तो आपको पैसा वापस मिल सकता है, और वो भी इंटरेस्ट के साथ एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, जो कि एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। और अगर आप अपने पैसे वापस चाहते हैं तो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी, मैंने 2010 में नागपुर में फ्लैट बुक किया था। अच्छा। और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अच्छा। और अब तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। और पेपर्स में मेंशन किया है कि बुकिंग कैंसिल करने पर 20% अमाउंट उसमें से काट ली जाएगी। ओह। तो मैं किस तरह से बिल्डर से अपने सारे पैसे वापस ले सकता हूँ? अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 20% अमाउंट कटेगा, ये एक क्लॉज है एग्रीमेंट का कि उसमें से अगर जब भी आप अपना बुकिंग अमाउंट वापस करेंगे या जो भी आपने पार्ट पेमेंट वापस की है, और जब भी आप पैसा वापस मांगेंगे तो उसमें से 20% कटेगा। अगर ये क्लॉज एग्रीमेंट में मेंशन है तब तो 20% अमाउंट डिडक्ट होगा और आपको पैसा कट के मिलेगा। एग्रीमेंट रजिस्टर इस स्टेज पे अगर नहीं भी है, क्योंकि फ्लैट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपने इस समय मिनिमम पेमेंट ही दी है, आपने पूरा अमाउंट नहीं दिया है और आपने ना ही फ्लैट को रजिस्टर कराया है, इसलिए आपको जो है वो 20% कट के मिलेगा। लेकिन सर, अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है तो ये 20% काटना तो मुझे ही नुकसान करेगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है तब आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, तब आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, डैमेजेस मांग सकते हैं, और बिल्डर के खिलाफ सूट मेंटेनेबल है। तब आपको पेमेंट वापस लेने की, तब आपका 20% कटना जो है उसमें डैमेजेस भी आएगा कि अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, किसी कारण से डिले हो रहा है, तो आप बिल्डर को एक नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद में आप उससे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं कि जितना पीरियड डिले हो रहा है उसमें आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा आपके पैसे का। तो 18% इंटरेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अलाउ किया हुआ है। तो आप अपना इंटरेस्ट मांग सकते हैं अपने पैसे पे, और अगर पैसा वापस मांगने तो बिल्डर जो है अगर क्लॉज में एग्रीमेंट दिया हुआ है तो वो अपना 20% जो है वो काटेगा। आई होप दिस आंसर सॉल्व्स योर लीगल क्वेरी। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। अच्छा। बिल्डिंग में मेरा घर है और एक गैरेज है, क्या बाद में मुझे गैरेज का कंपनसेशन मिल सकता है? आपका जो गैरेज है वो सोसाइटी ने कहाँ तक रिकॉग्नाइज किया है? क्या सोसाइटी आपसे मेंटेनेंस बिल चार्ज करती है? क्या सोसाइटी ने गैरेज आपको परमिट किया है? क्या पहले डेवलपर ने आपको गैरेज के कोई डॉक्यूमेंट्स बना कर दिए हैं, या आपने गैरेज का अलॉटमेंट लिया है, गैरेज को अक्वायर किया है, गैरेज को परचेज किया है? ये सब बातें ध्यान में रखने के बाद रीडेवलपमेंट में आपको गैरेज मिलेगा। अगर बिल्डर ने आपके साथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया है,
सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, सोसाइटी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले रही है, फिर भी आप गैरेज यूज़ कर रहे हैं, आप गैरेज को यूज़ कर रहे हैं, गैरेज में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा हुआ है, टेलीफोन बिल लगा हुआ है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं पोजीशन के आपके पास, उसके बावजूद भी आपका गैरेज इलीगल होगा और बिल्डर आपको उस गैरेज की एफएसआई नहीं दे पाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर डेवलपर के साथ नहीं है, सोसाइटी मेंटेनेंस आपसे नहीं ले रही है। सोसाइटी रिकॉग्नाइज करना बहुत आवश्यक है। तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा और हमारे व्यूअर्स भी ये ध्यान रखें कि सिर्फ पोजेशन होना ज़रूरी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स और सोसाइटी का रिकग्निशन भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे अगले कॉलर से बात करने के पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम सर, आपका फिर से एक बार इस शो में स्वागत है। थैंक यू। आइए देखते हैं अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो, जी हाँ बोलिए। ये हमसे 1.5 गुना से भी ज्यादा चार्जेस मांग रहे हैं, अच्छा, तो ये कहाँ तक जायज है? नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज जो है वो उसका एक पैरामीटर बना हुआ है, एक फ्रेमवर्क है कि कॉमन एरिया का 10% वो चार्ज कर सकते हैं। आपके पास में मेंटेनेंस बिल आता है, मेंटेनेंस बिल बाकायदा बाइफरकेट किया होता है, उसमें हर आइटम बाइफरकेट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, वाटर टैक्स कितना है, और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाना है तो कितना लगाना है, इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो कितना है, लिफ्टमैन का चार्जेस कितना है, कॉमन सर्विसेज सारी आपके मेंटेनेंस बिल में होती है। अब जो आपको चार्ज करना चाहिए सोसाइटी ने, वो एक रेगुलर मेंबर से 10% ज़्यादा उसकी कॉमन सर्विस का। अब कॉमन सर्विस में क्या क्या आता है? कॉमन सर्विस में जैसे कि वॉचमैन सोसाइटी का है, वो कॉमन सर्विस में आ गया। वॉचमैन को जो आप पैसा देंगे वो कॉमन सर्विस है। वॉचमैन की जो भी सैलरी या जो भी वेजेस है वो आपका कॉमन सर्विस में आ गया। आपकी सोसाइटी में स्वीपर होगा तो स्वीपर का जो भी चार्जेस है वो कॉमन सर्विस में आता है। लिफ्टमैन होगा, लिफ्टमैन की सैलरी वगैरह जो भी देनी है आपको, उसके जो भी एक्सपेंसेस है, लिफ्ट रनिंग करने के जो भी एक्सपेंसेस है वो भी आपको कॉमन चार्जेस में आ गया। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी जो पैसेज में पूरे में है, पूरी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो बिल आएगा वो भी कॉमन चार्जेस के अंदर आ गया। अगर आपकी सोसाइटी का इंडिपेंडेंट ऑफिस है तो आपने मैनेजर अपॉइंट किया होगा, उस मैनेजर की सैलरी भी आ गई, उसका कोई क्लर्क होगा वो भी आ गया, वहाँ प्यून हो गया उसके भी चार्जेस आ गए, उस ऑफिस का मेंटेनेंस भी आ गया, उस ऑफिस के अलावा उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी मेंटेनेंस आएगा आपको, और कई चार्जेस हैं जैसे गार्डन का है, लीगल फीस है। अब ये लीगल फीस कैसे, सोसाइटी लीगल फीस क्यों देगी? जब सोसाइटी कोई ओपिनियन मांगती है आपसे, जब सोसाइटी को कोई ओपिनियन लगता है, जैसे कि रीडेवलपमेंट में जाना है तो उनको एक लॉयर चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, रीडेवलपमेंट के लिए लॉयर का अपॉइंटमेंट होगा, लॉयर से कंसल्ट किया जाएगा कि रीडेवलपमेंट में जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, चेक लिस्ट मांगी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाएंगे, तभी एक लॉयर की आवश्यकता आपको पड़ती है, तो लॉयर की आपको फीस देनी पड़ती है। सोसाइटी में कभी कभी डिस्प्यूट होता है मेंबर के बीच में और नॉन मेंबर के बीच में, मेंबर के बीच में और सोसाइटी के बीच में। वो जो डिस्प्यूट है, वो जो लिटिगेशन है, उसके लिए फिर से लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन वो कॉमन सर्विस चार्जेस में नहीं आता है, क्योंकि वो लिटिगेशन किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का है, और वो मेंबर जो है अगर लिटिगेशन क्रिएट करता है और उसके ऊपर जो भी सोसाइटी खर्चा करती है लीगल चार्जेज, तो सोसाइटी वो लीगल चार्जेज उसके बिल में करती है, उसके बिल में भरना पड़ता है। तो देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस है, एजुकेशनल चार्जेज हैं, सोसाइटी कई कॉन्फ्रेंस करती है, कई बार सोसाइटी कई जगह पे जाती है, फेडरेशन में जाती है, उनके खर्चे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके? चेयरमैन के, सेक्रेटरी के, ट्रेजरर के। ट्रेजरर जो है आपसे मेंटेनेंस कलेक्ट करके बैंक में जाता है, सेक्रेटरी वेरियस मीटिंग अटेंड करता है, चेयरमैन को भी कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा एजीएम के खर्चे, एनुअल जनरल मीटिंग के खर्चे, कमेटी मीटिंग के खर्चे, उसमें जो भी खाना पीना ब्रेकफास्ट होगा उसके खर्चे, और इसके अलावा ऑडिट फीस, जबकि आपको अपनी सोसाइटी का ऑडिट हर साल कराना पड़ता है,
ये सब कॉमन सर्विस चार्जेस में आता है। इसका 10% वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे व्यूवर्स भी ध्यान रखें कि सोसाइटी मनचाहा कुछ भी चार्ज नहीं कर सकती, सिर्फ 10% ऑफ कॉमन सर्विस चार्जेस ही चार्ज कर सकती है। थैंक यू। तो आज इंद्रपाल जी ने हमें बताया डिफरेंट लीगल इश्यूज़ के बारे में, एंड आई होप कि उनकी एडवाइस आप सबको हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम और आप फिर से मिलेंगे इसी शो पे द लीगल एंगल, आपके लीगल सॉल्यूशंस के साथ। आप अपने फीडबैक, सजेशंस या आपकी लीगल प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड बी लीगली फिट।